नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जासूस अमन फाइल्स में फिर से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं जासूस अमन और उसके सहयोगी पिद्दू सिंह का एक नया केस। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा नया केस। समय करीबन सुबह के 6 बज रहे थे। बाहर तेज ठंडी हवाएं चल रही थीं और हमारे दफ्तर से चाय उबलने की आवाज़ आ रही थी। दिसंबर की वो सुबह दिल्ली के इतिहास की सबसे सर्द और धुंधली सुबह थी। कोहरा इतना घना था कि खिड़की के बाहर सड़क का लैंप पोस्ट भी एक धुंधले साए जैसा लग रहा था। मैं दफ्तर के हीटर के पास खड़ा कॉफ़ी बना रहा था। अमन अपनी आर्म चेयर पर बैठा एक पुरानी केस फाइल पढ़ रहा था। हम दोनों रात भर एक पुराने केस पर चर्चा कर रहे थे। मैंने कॉफ़ी का मग अमन की मेज़ पर रखते हुए कहा, अमन, आज तो ऐसा कोहरा है कि कातिल अगर सामने से भी निकल जाए तो दिखाई न दे। शहर तो बिल्कुल सो रहा है। अमन ने कॉफ़ी का मग उठाया और एक घूंट पिया और बोला, शहर सो सकता है पिद्दू, लेकिन जुर्म कभी नहीं सोता। कोहरा तो कातिलों का सबसे अच्छा दोस्त होता है। तभी मेज पर रखा काले रंग का पुराना टेलीफोन जोर से बज उठा। इतनी सुबह फोन की घंटी किसी खतरे की घंटी से कम नहीं लग रही थी। अमन ने रिसीवर उठाया और बोला, हाँ राठी जी, इतनी सुबह? इंस्पेक्टर राठी फोन पर हाँफती हुई आवाज़ में बोले, अमन, तुरंत यमुना के पुराने घाट पर पहुंचो। नदी ने आज सुबह एक ऐसा राज उगला है जिसे देखकर मेरे भी पसीने छूट गए हैं। अमन ने रिसीवर नीचे रखा। उसने अपना लंबा ओवरकोट पहना और अपनी हैट उठाई। अमन बोला, कॉफ़ी छोड़ो पार्टनर, यमुना के ठंडे पानी में किसी का खौफनाक अंत हमारा इंतज़ार कर रहा है। समय करीबन अब सुबह के 6:45 हो रहे होंगे। हम राठी जी के बताए हुए घाट पर पहुंचे। वहां पुलिस की 2 गाड़ियां पहले से ही खड़ी थीं। पीली टेप लगाकर इलाका सील कर दिया गया था। नदी के किनारे की गीली मिट्टी पर राठी जी अपने भारी बूटों के साथ खड़े थे। उनके सामने पानी के बिल्कुल किनारे एक बहुत बड़ी, पुरानी और गहरे भूरे रंग की लकड़ी की संदूक रखी थी। संदूक पर लोहे की मोटी जंजीरें लिपटी थीं और एक बड़ा सा जंग लगा ताला लगा था। इंस्पेक्टर राठी बोले, आ गए तुम दोनों। आज सुबह कुछ मछुआरों ने इस संदूक को कोहरे के बीच नदी में तैरते हुए देखा। ये इतना भारी है कि इसे डूब जाना चाहिए था, लेकिन किसी ने इसके किनारों पर तारकोल और मोम लगाकर इसे पूरी तरह वाटरप्रूफ बना दिया है। मैं संदूक के करीब गया। मैंने कहा, राठी जी, इसके अंदर जो भी है उसे नदी में फेंकने वाले ने बहुत ठंडे दिमाग से काम किया है। वो नहीं चाहता था कि ये संदूक कभी खुले। तभी अमन बोला, हवलदार जी, ताला तोड़िए। रात को ज़्यादा देर तक अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। हवलदार ने एक भारी हथौड़े से ताले पर 3 बार किए। ठक ठक ठक। ताला टूट कर नीचे गिर गया। राठी जी ने रुमाल से अपनी नाक ढकी और संदूक का भारी ढक्कन ऊपर उठाया। अंदर का नज़ारा देखकर हम तीनों के कदम एक पल के लिए पीछे हट गए। संदूक के अंदर एक लाश सिकुड़ कर रखी हुई थी। लाश ने एक पुराना लेकिन इस्त्री किया हुआ ग्रे रंग का सूट पहना था। मैंने हैरानी से आंखें फाड़ते हुए कहा, अमन, ये तो। अमन ने गंभीर और आवाज में कहा, रिटायर्ड इंस्पेक्टर डमरू, दिल्ली पुलिस का सबसे कड़क और ईमानदार अफसर, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी मुजरिम से समझौता नहीं किया। राठी जी ने अपनी टोपी उतार ली। वो बोले, डमरू सर मेरे सीनियर थे। 1 महीने पहले ही तो रिटायर हुए थे। किसने किया होगा उनके साथ ऐसा? अमन लाश के बिल्कुल करीब झुका। उसने कोई दस्ताने नहीं पहने थे, लेकिन उसकी आंखें किसी स्कैनर की तरह लाश का मुआयना कर रही थीं। अमन बोला, राठी जी, एक बात बहुत अजीब है। डमरू जी की घड़ी 3 दिन पहले का वक्त दिखाकर बंद हो चुकी है, यानी कत्ल कम से कम 72 घंटे पहले हुआ है। लेकिन अमन ने संदूक के अंदर गहराई से सांस ली और आगे बोला, लेकिन लाश में से सड़ने की कोई बदबू नहीं आ रही। पानी और नमी के बावजूद शरीर बिल्कुल सुरक्षित है। मैं भी थोड़ा आगे बढ़ा।
मुझे एक अजीब सी, बहुत ही तेज और तीखी महक आई, जिससे मेरी आंखों में हल्की सी जलन होने लगी। मैंने कहा, अमन, ये महक, ये तो किसी अस्पताल या लैब जैसी लग रही है, जैसे फिनाइल या किसी तेज केमिकल की महक हो। अमन ने मेरी तरफ देखकर हामी भरी। वो आगे बोला, बिल्कुल सही पहचाना पिद्दू, ये फॉर्मेलिन है, एक ऐसा केमिकल जिसका इस्तेमाल मेडिकल एनाटॉमी लैब्स में लाशों को सड़ने से बचाने के लिए किया जाता है। अमन खड़ा हुआ और उसने राठी जी की तरफ देखा। अमन बोला, राठी जी, कातिल कोई आम गुंडा या सुपारी किलर नहीं है। उसे एनाटॉमी और केमिकल्स की बहुत अच्छी जानकारी है। डमरू जी को मारने के बाद उन्हें इस केमिकल से नहलाया गया ताकि मौत का असली वक्त और तरीका छिपाया जा सके। इंस्पेक्टर राठी गुस्से में बोले, मेडिकल जानकारी मतलब हमें इस शहर के डॉक्टरों और अस्पतालों की तलाशी लेनी होगी। लेकिन डमरू सर की किसी डॉक्टर से क्या दुश्मनी हो सकती है? अमन की आंखें अचानक सिकड़ गईं। अमन बोला, दुश्मन नहीं राठी जी, शायद कोई राज। डमरू जी रिटायरमेंट के बाद भी घर पर नहीं बैठते थे। वो अपनी एक पुरानी केस डायरी पर काम कर रहे थे। पिद्दू, हमें अभी डमरू जी के घर जाना होगा। असली सुराग हमें उनके स्टडी रूम में मिलेगा। समय करीबन दोपहर के 1 बज रहे थे। यमुना के उस सर्द घाट में हम सीधा सिटी मर्चरी आ गए थे। स्टेनलेस स्टील की ठंडी मेज पर डमरू जी का शरीर रखा हुआ था। चीफ मेडिकल एग्जामिनर डॉक्टर रस्तोगी अपनी रिपोर्ट लेकर हमारे सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर एक गहरी उलझन थी। इंस्पेक्टर राठी बोले, डॉक्टर साहब, सीधी बात बताइए, मौत का वक्त और तरीका क्या है? फॉर्मेलिन के लेप ने तो बहुत कुछ छिपा दिया होगा। डॉक्टर रस्तोगी अपना चश्मा ठीक करते हुए बोले, फॉर्मेलिन ने बाहरी चोटों को तो छिपा दिया राठी जी, लेकिन फेफड़ों का सच नहीं बदल पाया। मौत करीब 72 घंटे पहले हुई है और मौत का कारण डूबना है। मैं चौंक गया। मैंने कहा, डूबना? मतलब कातिल ने उन्हें जिंदा ही यमुना में फेंक दिया था? लेकिन संदूक तो पूरी तरह से सील था। अमन, जो अब तक खामोश था, उसे अपनी हैट उतारकर मेज पर रखी। वो बोला, कातिल इतना बेवकूफ नहीं है पिद्दू कि वो पहले उन्हें जिंदा संदूक में बंद करे और फिर डुबोए। कत्ल कहीं और हुआ है। डॉक्टर साहब, पानी का सैंपल क्या कहता है? डॉक्टर रस्तोगी ने एक कांच की शीशी उठाई जिसमें थोड़ा सा मटमैला पानी था। डॉक्टर रस्तोगी ने आगे कहा, अमन, यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। हमने डमरू जी के फेफड़ों से जो पानी निकाला है वो यमुना का पानी नहीं है। यमुना के पानी में शहर की गंदगी मिली हुई है, लेकिन ये अत्यधिक खारा पानी है, बिल्कुल समंदर के पानी जैसा। इसमें समुद्री नमक के कण मिले हैं। ये सुनते ही कमरे में एकदम सन्नाटा सा छा गया। राठी जी का मुंह खुला का खुला रह गया। राठी बोले, समंदर का पानी? दिमाग खराब हो गया है क्या डॉक्टर साहब? दिल्ली से समंदर हजारों किलोमीटर दूर है। क्या कातिल डमरू जी को मारने के लिए मुंबई या गोवा ले गया था और फिर लाश वापस दिल्ली लाकर यमुना में फेंक दी? अमन, जो कि गहरी सोच में था, वो बोला, नहीं राठी जी, लाश को इतने लंबे सफर पर ले जाना बहुत बड़ा जोखिम का काम है। कातिल दिल्ली में ही था। उसने दिल्ली के अंदर ही एक कृत्रिम समंदर बनाया था, एक ऐसा टैंक या बाथ टब जिसमें भारी मात्रा में समुद्री नमक और फॉर्मेलिन मिलाया गया हो। डमरी जी को उसी टैंक में डुबोकर मारा गया है। मैंने कहा, लेकिन अमन, कोई इतना तामझाम क्यों करेगा? गोली मारना या जहर देना ज्यादा आसान था। अमन बोला, क्योंकि कातिल एक परफेक्शनिस्ट है पिद्दू। वो चाहता था कि जब लाश मिले तो पुलिस इसे खारे पानी की पहेली में उलझ कर रह जाए। उसे लगता है कि वो हमसे ज्यादा चालाक है। राठी जी, हमें डमरू जी के घर जाना होगा। जवाब वही मिलेगा। समय करीबन दोपहर के 3 बज रहे थे। डमरू जी, जो कि अकेले रहते थे, उनका घर किसी सरकारी दफ्तर जैसा ही था। हर चीज सलीके से रखी हुई। लेकिन जब हम उनके स्टडी रूम में घुसे
तो नज़ारा बिल्कुल ही अलग था। किताबें ज़मीन पर बिखरी थी, अलमारी के ताले टूटे हुए थे, मेज की दराजें बाहर निकली हुई थी। इंस्पेक्टर राठी बोले, अरे बाप रे, यहाँ तो जैसे तूफान आया हो। कातिल ने कत्ल के बाद यहाँ चोरी ज़रूर की है। अमन ने जमीन पर गिरी एक पुरानी फाइल उठाई और बोला, ये कोई आम चोरी नहीं है राठी जी। कातिल कोई कीमती सामान नहीं, बल्कि कोई जानकारी ढूंढ रहा था। डमरू जी रिटायरमेंट के बाद जिस पुराना केस डायरी पर काम कर रहे थे, वो यहाँ नहीं है। कातिल उसी डायरी को लेने आया था। मैं कमरे के चारों तरफ सुराग ढूंढ रहा था। मेरी नज़र डमरू जी की भारी लकड़ी की मेज के नीचे गई। वहां कूड़ेदान गिरा हुआ था और उसके पास एक मुड़ा तुड़ा आधा फटा हुआ कागज पड़ा था। मैंने कहा, अमन, यहां देखो। मैंने वो कागज उठाया। ये एक नीले रंग का मोटा कागज था जिसके किनारे थोड़े जले हुए थे। शायद कातिल ने इसे जलाने की कोशिश की थी, लेकिन जल्दबाजी में ये मेज के नीचे गिर गया। मैंने वो कागज खोल कर देखा और मेरी आंखें फटी रह गईं। मैंने कहा, अमन, ये किसी बैंक का कागज नहीं है। ये तो एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट स्लिप है। और इस पर इतना कहने के बाद मैंने वो पर्ची अमन के हाथ में रख दी। अमन ने जैसे ही उस पर्ची पर लिखा नाम पढ़ा, उसके हाथ एक पल के लिए कांप गए। जो अमन कभी किसी मुजरिम की बंदूक से नहीं घबराया, वो उस एक नाम को देखकर एकदम सुन्न पड़ गया। इंस्पेक्टर राठी ने पूछा, क्या लिखा है अमन? कौन है वो डॉक्टर? अमन ने एक गहरी सांस ली और अपनी टोपी को थोड़ा नीचे खींच लिया ताकि उसकी आंखों की उलझन छिप सके। अमन भारी आवाज में बोला, राठी जी, ये पर्ची 3 दिन पुरानी है, ठीक उसी दिन की जिस दिन डमरू जी का कत्ल हुआ था। और इस पर्ची पर जिसके क्लिनिक का पता है, वो इस शहर का सबसे मशहूर सर्जन है। अमन ने वो पर्ची राठी जी की तरफ बढ़ा दी। वो बोला, डॉक्टर विनय, संजीवनी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। मैं थोड़ा सा चौंका। डॉक्टर विनय? लेकिन अमन, वो तो तुम्हारा सबसे खास दोस्त है। हम तो हर वीकेंड उसके साथ चेस खेलते हैं। इंस्पेक्टर राठी आंखें सिकोड़ते हुए बोले, दोस्त होगा तुम्हारा अमन, लेकिन अब वो मेरा सबसे बड़ा संदिग्ध है। एक डॉक्टर जिसके पास फॉर्मेलिन भी है और खारे पानी का केमिकल टैंक बनाने की समझ भी। डमरू जी भी आखिरी बार उसी से मिलने गए थे। इतना सब हो जाने के बाद कमरे में एक भारी और अजीब सी खामोशी छा गई। मैं अमन को जानता था, उसके लिए सबूत ही उसका भगवान था, लेकिन ये पहली बार था जब सुराग सीधा उसके एक जिगरी दोस्त की तरफ इशारा कर रहा था। मैंने कहा, अमन, डॉक्टर विनय ऐसा नहीं कर सकते। वो एक डॉक्टर हैं, जान बचाते हैं, लेते नहीं हैं। कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। अमन मुड़ा और खिड़की के बाहर धुंधले आसमान को देखने लगा। वो बोला, पिद्दू, एक जासूस का सबसे बड़ा दुश्मन उसके खुद के जज्बात होते हैं। पर्ची डॉक्टर विनय की है, केमिकल फॉर्मेलिन है और डमरू जी की आखिरी लोकेशन भी वही क्लिनिक थी। लॉजिक चीख चीख कर विनय का नाम ले रहा है। अमन ने पलट कर राठी जी को देखा। उसकी आंखों में अब कोई उलझन नहीं, बल्कि एक ठंडी और कड़क कठोरता थी। यही वो अंधी दलील थी जो आगे चलकर अमन की सबसे बड़ी भूल बनने वाली थी, लेकिन अमन को इस चीज का बिल्कुल पता नहीं था। अमन आगे बोला, राठी जी, चलिए संजीवनी हॉस्पिटल। मुझे डॉक्टर विनय से कुछ कड़े सवाल पूछने हैं। समय करीबन शाम के 4:30 बज रहे थे। संजीवनी अस्पताल शहर के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक था। हम सीधे दूसरी मंजिल पर डॉक्टर विनय के कैबिन में पहुंचे। विनय अपने सफेद कोट में मेज पर बैठा कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था। हमें देखते ही उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई। वो बोला, अरे अमन, पिद्दू, आज इस वक्त कैसे? इस वीकेंड तो तुम लोगों ने मुझे चेस में बुरी तरह हराया था। आज बदला लेने आए हो क्या? और राठी जी, आप भी? अमन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो सीधा जाकर विनय के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। बोला, आज हम यहाँ दोस्त बनकर नहीं आए हैं विनय,
रिटायर्ड इंस्पेक्टर डमरू का कत्ल हो गया है। उनकी लाश एक सील बंद संदूक में फॉर्मेलिन केमिकल में डूबी हुई यमुना में मिली है। विनय के हाथ से पेन छूट गया। उसकी सारी मुस्कान गायब हो गई। वो बोला, क्या? डमरू जी? हे भगवान! वो तो बहुत ही शानदार इंसान थे, लेकिन तुम लोग यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? राठी जी ने अपना भारी हाथ मेज पर पटका और बोला, क्योंकि डमरू जी आखिरी बार तुम्हारे ही कैबिन में देखे गए थे डॉक्टर, और तुम्हारे स्टाफ ने बताया है कि तुम दोनों के बीच बहुत जोरदार बहस हुई थी। क्या छुपा रहे हो तुम? विनय ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर अब दुख से ज्यादा गुस्सा था। वो बोला, राठी जी, मैं एक डॉक्टर हूं, कोई मुजरिम नहीं जो आप मुझसे इस तरह बात कर रहे हैं। हाँ, डमरू जी 3 दिन पहले मुझसे मिलने आए थे, और हाँ, हमारी बहस भी हुई थी। मैंने थोड़ा नरमी से कहा, विनय प्लीज बता दो क्या था, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। डॉक्टर विनय बोला, पिद्दू, डमरू जी अपनी उस पुरानी केस डायरी के लिए आए थे। वो 10 साल पुराने एक हिट एंड रन केस की जांच कर रहे थे जो बंद हो चुका था। उन्हें शक था कि वो एक्सीडेंट नहीं, कत्ल था। वो मुझसे उस केस से जुड़े एक बड़े राजनेता के बेटे का गोपनीय मेडिकल रिकॉर्ड मांग रहे थे। मैंने साफ मना कर दिया। मेडिकल एथिक्स मुझे किसी मरीज की फाइल पुलिस को बिना कोर्ट ऑर्डर के देने की इजाजत नहीं देते हैं। अमन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, और फिर डमरू जी ने तुम्हें धमकी दी होगी कि वो तुम्हारा अस्पताल बंद करवा देंगे। डमरू जी बहुत जिद्दी थी विनय, और उस जिद के रास्ते में जो भी आता था वो उसे बर्बाद कर देते थे। विनय ने ये सुनने के बाद अमन को हैरानी से देखा और बोला, अमन, तुम ऐसा सोच रहे हो? तुम्हें लगता है कि एक मेडिकल रिकॉर्ड छुपाने के लिए मैं एक पुलिस अफसर का कत्ल कर दूंगा? तुम मुझे सालों से जानते हो। अमन अपनी कुर्सी से उठा और कैबिन में टहलने लगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक आ गई थी जो मुझे भी डरा रही थी। अमन ने कहा, इंसान को मैं सालों से जानता हूं विनय, लेकिन जुर्म को मैं और भी बेहतर जानता हूं। डमरू जी के फेफड़ों में यमुना का नहीं बल्कि समंदर का खारा पानी मिला है। डॉक्टर विनय ने कहा, समंदर का पानी? लेकिन इसका मुझसे क्या? अमन ने विनय को बीच में काटते हुए कहा, तुम्हारे अस्पताल के बेसमेंट में एक नया फ्लोटेशन थेरेपी टैंक लगा है ना विनय, जिसमें इंसान को रिलैक्स करने के लिए भारी मात्रा में एप्सम सॉल्ट वाले खारे पानी में लिटाया जाता है। वो पानी बिल्कुल समंदर के पानी जितना खारा होता है। विनय एकदम सुन्न पड़ गया। वो बोला, हाँ, वो टैंक है, लेकिन उसमें तो मरीज स्ट्रेस कम करने जाते हैं। अमन आगे बोला, या फिर किसी को डुबा कर मारने के लिए। डमरू जी को उसी टैंक में जबरदस्ती डुबोया गया है। फॉर्मेलिन तुम्हारे मॉर्चरी वार्ड में आसानी से मौजूद है। तुम्हारे पास कत्ल की वजह भी थी, जगह भी थी, और केमिकल भी। कमरे का माहौल अब दम घोटू हो चुका था। मैंने अमन का हाथ पकड़ते हुए कहा, अमन, पागल हो गए हो तुम? विनय हमारा दोस्त है। वो ऐसा कोई आर्टिफिशियल समंदर बनाकर किसी को क्यों मारेगा? कोई विनय को फंसा रहा है अमन। हमें उस केस डायरी के बारे में पता करना चाहिए जिसके पीछे डमरू जी थे। अमन ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। वो आके बोला, पिद्दू, जज्बातों में बहना बंद करो। सबूत चीख चीख कर सच बता रहे हैं। कातिल ने बड़ी सफाई से उस टैंक का इस्तेमाल किया। विनय की आंखों में पानी आ चुका था। उसने अपना सफेद कोट उतार कर कुर्सी पर फेंक दिया। वो बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा अमन, शहर का सबसे बड़ा जासूस, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मुझ पर एक कत्ल का शक कर रहा है, सिर्फ कुछ इत्तेफाकों की वजह से। अमन कठोरता से बोला, कल की रात 9 बजे से 11 बजे के बीच तुम कहाँ थे विनय? विनय ने कहा, मैं इसी कैबिन में था, अकेला था, कुछ मेडिकल जर्नल्स पढ़ रहा था। मेरे पास कोई गवाह नहीं है। राठी जी ने हवलदार को इशारा किया, तलाशी लो इस कैबिन की। मैं विनय के चेहरे पर छाई बेबसी देख सकता था। मुझे 100% यकीन था कि विनय बेकसूर है, लेकिन अमन आज एक मशीन की तरह बर्ताव कर रहा था। तभी अमन की नज़र विनय की मेज के सबसे नीचे वाली दराज पर गई जो थोड़ी खुली हुई थी।
अमन ने दराज पूरी खोली। उसके अंदर कुछ मेडिकल फाइल्स थी और उनके बीच में एक छोटा सा रुमाल में लिपटा हुआ कुछ तो रखा था। अमन ने पेन की मदद से उस रुमाल को खोला। रुमाल के अंदर एक टूटा हुआ चश्मा था, चश्मे का मोटा फ्रेम और टूटे हुए कांच। अमन चश्मा राठी जी को दिखाते हुए बोला, राठी जी, ये डमरू जी का चश्मा है जो उनकी लाश के साथ संदूक में नहीं था। कातिल ने कत्ल के वक्त इस चश्मे को जल्दबाजी में अपनी जेब में रख लिया होगा। विनय ने वो चश्मा देखा और वो बुरी तरह घबरा गया। वो बोला, ये ये मेरी दराज में कैसे आया? कसम से अमन, मैंने ये पहले कभी नहीं देखा। किसी ने इसे यहाँ रखा है मुझे फंसाने के लिए। अमन ने विनय की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई हमदर्दी नहीं थी, सिर्फ एक जासूस की ठंडी जीत थी। वो बोला, कातिल हमेशा यही कहता है विनय। राठी जी, हमारे पास कत्ल की वजह, कत्ल का तरीका और अब कत्ल से जुड़ा सबसे बड़ा सबूत मौजूद है। आप इन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। मैंने चीखते हुए कहा, अमन, तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम एक कातिल को आजाद छोड़ रहे हो और अपने दोस्त की बलि चढ़ा रहे हो। राठी जी ने विनय के हाथों में हथकड़ी पहना दी। राठी बोला, सॉरी डॉक्टर साहब, कानून सबूतों पर चलता है, दोस्ती पर नहीं। विनय ने मेरी तरफ एक आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में सिर्फ निराशा थी। फिर उसने अमन की तरफ देखा और बोला, तुम जीत गए जासूस अमन, लेकिन आज तुमने एक केस सॉल्व नहीं किया। आज तुमने अपना एक दोस्त मार दिया है। विनय को पुलिस लेकर चली गई। कैबिन में सिर्फ मैं और अमन बचे थे। मैंने गुस्से से अमन की टोपी मेज पर फेंक दी। मैंने कहा, आज तुम जासूस बन गए अमन, पर इंसानियत वो हार गई। समय करीबन रात के 8 बज रहे थे। विनय को जेल गए 4 घंटे बीत चुके थे। दफ्तर में घुटन भरी खामोशी थी। अमन अपनी कुर्सी पर बैठा चेस बोर्ड को घूर रहा था। उसने अपने काले घोड़े को उठाया और फिर वापस रख दिया। मैंने अपना लेदर जैकेट उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। अमन ने बिना मेरी तरफ देखे कहा, बाहर बारिश हो रही है पिद्दू, केस सॉल्व हो चुका है, अब जाने का कोई फायदा नहीं। मैं दरवाजे पर रुका और पलटा। मेरे अंदर का गुस्सा अब उबल रहा था। मैंने कहा, केस तुम्हारे लिए सॉल्व हुआ है अमन, मेरे लिए नहीं। तुमने आज एक मशीन की तरह काम किया है। जो सुराग तुम्हें प्लेट में सजा कर दिए गए, तुमने उन्हें सच मान लिया। विनय की दराज में चश्मा मिलना एक परफेक्ट फ्रेम अप था और तुम उस राजनेता के जाल में फंस गए। अमन ने आंखें सिकोड़ी और बोला, कौन सा राजनेता? मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि। मैंने बात काटते हुए कहा, यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम उस मेडिकल रिकॉर्ड वाले एंगल को भूल गए। मैं जा रहा हूं अमन। विनय मेरा भी दोस्त है और मैं उसे तुम्हारी इस लॉजिकल बेवकूफ़ी की सज़ा नहीं काटने दूंगा। मैंने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और बाहर निकल गया। समय करीबन रात के 9:30 बज रहे थे। मुझे पता था कि अगर कोई बाहर का आदमी अस्पताल के फ्लोटेशन टैंक यानी कि खारे पानी के टैंक तक पहुंचा है तो अस्पताल के ही किसी आदमी ने उसकी मदद जरूर की होगी। मैं चुपके से अस्पताल के पिछले हिस्से में गया। वहां पर डॉक्टर विनय का खास असिस्टेंट वार्ड बॉय किशोर हड़बड़ी में अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा था। उसके कंधे पर एक भारी बैग भी था। मैं अंधेरे से बाहर निकला और सीधा उसकी बाइक के आगे खड़ा हो गया। मैंने कहा, इतनी रात को कहाँ की तैयारी है किशोर? डॉक्टर साहब तो जेल में है और तुम यहाँ से फरार होने की सोच रहे हो। किशोर मुझे देखकर बहुत बुरी तरीके से घबरा गया। उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ा और बैग जमीन पर गिर गया। बैग का चैन खुला और उसमें से 500 के नोटों की गड्डियां बाहर गिर पड़ी। किशोर कांपते हुए बोला, अरे 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 पिद्दू भाई, ये ये मेरी पुश्तैनी जमीन के पैसे हैं। मैंने उसका कॉलर पकड़ा और उसे दीवार से सटा दिया। मैंने कहा, पुश्तैनी जमीन या किसी का ईमान बेचने के पैसे? सच सच बता किशोर, वो चश्मा विनय की दराज में किसने रखा था? अगर तूने एक भी झूठ बोला तो यहीं पर तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा और पुलिस को भी नहीं बुलाऊंगा। इतना सुनते ही किशोर के पसीने छूट गए। वो मेरे गुस्से को देखकर टूट गया। वो रोते हुए बोला,
मुझे माफ़ कर दो पिद्दू भाई, मैंने ही रखा था वो चश्मा, और वो फ्लोटेशन टैंक वाले बेसमेंट की चाबी भी मैंने ही उन गुंडों को दी थी। मैंने उसकी कॉलर और जोर से कस दी। मैंने कहा, कौन गुंडे? किसने दिए थे तुझे ये पैसे? किशोर बोला, रंगा ने। वो वो विधायक गज्जू का खास आदमी है। 3 दिन पहले रात को रंगा अपने 2 आदमियों के साथ एक बड़ी सी संदूक लेकर बेसमेंट में आया था। उन्होंने डमरू जी को उस खारे पानी के टैंक में डुबोया, और फिर रंगा ने मुझे वो चश्मा देकर कहा कि इसे डॉक्टर साहब की दराज में छुपा दूं। गज्जू सिंह, शहर का सबसे खतरनाक और दागी राजनेता। मैंने आगे कहा, लेकिन गज्जू ने डमरू जी को क्यों मारा और विनय को क्यों फंसाया? किशोर ने कांपते हुए हाथ जोड़े। वो बोला, डमरू जी उस पुराने हिट एंड रन केस की फाइल खोल रहे थे बिद्दू सिंह। उस केस में जिस लड़के ने अपनी गाड़ी से 3 लोगों को कुचला था, वो कोई और नहीं, विधायक गज्जू का बेटा था। डमरू जी को रोकने के लिए गज्जू ने उनकी जान ले ली। डमरू जी ने सालों पहले भी गज्जू का एक बड़ा टेंडर कैंसिल करवाकर उसे जेल भिजवाया था। तो ये गज्जू की पुरानी खुंदक भी थी। ये बात तो अब समझ आ रही थी, लेकिन विनय को फंसाने का लॉजिक अभी भी पूरी तरह साफ नहीं था। मैंने आगे पूछा, डमरू जी को मारना तो समझ आता है, लेकिन विनय विनय का उस केस से क्या लेना देना था? गज्जू ने विनय को मोहरा क्यों बनाया? किशोर ने थूक गटका और मेरी तरफ डरते हुए देखा और कहा, क्योंकि क्योंकि डॉक्टर विनय अमन जी के सबसे पक्के दोस्त हैं। जब रंगा मुझे पैसे दे रहा था तो उसने हंसते हुए कहा था, विधायक जी का हुक्म है कि सबूत ऐसे छोड़ना कि जासूस अमन के हाथ लगे। अमन बहुत उड़ता है, उसने विधायक जी के 2 से ज़्यादा काम बिगाड़े हैं। विधायक जी देखना चाहते हैं कि जब वो घवंडी जासूस अपने ही जिगरी दोस्त को अपने हाथों से हथकड़ी पहनाएगा तो उसका गुरूर कैसे टूटता है। पिद्दू भाई, वो लोग अमन जी को नीचा दिखाना चाहते थे। ये सुनकर तो मेरे दिमाग की नसें तन गई। गज्जू ने एक बहुत ही खौफनाक साइकोलॉजिकल गेम खेला था, और अमन, वो परफेक्ट जासूस अमन, उस गेम में एक कठपुतली की तरह नाच रहा था। मैंने किशोर को कॉलर से घसीटा। चल मेरे साथ, जो तूने मुझे बताया है वो तुझे अब उस घमंडी जासूस के मुंह पर भी बोलना होगा। समय करीबन रात के 10:30 बज रहे होंगे। मैं किशोर को घसीटते हुए दफ्तर में लाया और उसे जमीन पर पटक दिया। अमन चौंक कर अपनी कुर्सी पर खड़ा हो गया। वो बोला, बिद्दू, ये सब क्या है? किशोर यहाँ क्या कर रहा है? मैंने कहा, तुम्हारे लॉजिक का जनाजा लेकर आया हूं अमन। किशोर, बता इसे। किशोर ने रोते हुए अमन को पाई पाई सच बता दिया। रंगा, गज्जू, हिट एंड रन केस, और सबसे बढ़कर गज्जू का वो प्लान जिसमें अमन को जानबूझकर मोहरा बनाया गया था। जैसे जैसे किशोर बोल रहा था, अमन का चेहरा सफेद पड़ता जा रहा था। उसका वो कॉन्फिडेंस, वो ठंडी आंखें, सब गायब हो चुके थे। किशोर ने आगे कहा, विधायक जी चाहते थे कि आप खुद अपने दोस्त को बर्बाद करें अमन जी, और आपने वही किया। इतना सुनने के बाद दफ्तर में एक भयानक सन्नाटा छा गया। अमन पीछे हटा और धम से अपनी आर्म चेयर पर गिर पड़ा। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। जो जासूस शहर के सबसे बड़े कातिलों के सामने नहीं झुका, वो आज अपने ही गुरूर और अपनी जासूसी की बोझ तले दब गया था। उसने उस दोस्त को जेल भेज दिया था जो बेकसूर था। मैंने आगे कहा, मैंने कहा था ना अमन, जज्बात हमेशा कमजोरी नहीं होते, कभी कभी वो हमें सही रास्ता भी दिखाते हैं। तुमने अपनी आंखें बंद कर ली थी और गज्जू ने तुम्हारी उसी मशीनी सोच का फायदा उठाया। कुछ देर तक सिर्फ बाहर गिरती बारिश की आवाज आती रही। फिर अमन धीरे से खड़ा हुआ। उसने अपने चेहरे से हाथ हटाए। उसकी आंखों में अब भी पछतावा था, लेकिन उस पछतावे के साथ एक ऐसी आग भी जल रही थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। अमन ने अपनी मेज से अपनी टोपी उठाई और उसे सिर पर रख लिया। उसने दराज से अपनी पुरानी पिस्तौल निकाली और अपनी बेल्ट में फंसा ली, और भारी और खूंखार आवाज में बोला, गज्जू को लगता है कि उसने जासूस अमन को तोड़ दिया है पिद्दू, लेकिन उसे नहीं पता कि उसने एक सोते हुए शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है। राठी जी को फोन करो।
आज रात शहर के बाहुबली का गुरूर टूटेगा और मेरा दोस्त आजाद होगा। समय करीबन रात के 11:30 बज रहे थे। हम किशोर को घसीटते हुए सीधा राठी जी के कैबिन में पहुंचे। राठी जी अपनी कुर्सी पर बैठे चाय पी रहे थे। हमें और हमारे साथ इस डरे हुए वार्ड बॉय को देखकर वो चौंक सा गए। वो बोले, अमन, पिद्दू, इतनी रात को इस लड़के को लेकर क्यों आए हो? डॉक्टर विनय तो पहले ही लॉकअप में है। अमन ने किशोर को कुर्सी पर बिठाया और राठी जी की तरफ देखा। अमन बोला, विनय लॉकअप में नहीं, बल्कि मेरे गुरूर की जेल में है राठी जी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैंने सबूतों को देखा, लेकिन उस साजिश को नहीं देख पाया जो मेरे और डमरू जी के खिलाफ बुनी गई थी। अमन ने मेरी तरफ इशारा किया और आगे बोला, अगर आज पिद्दू ने अपना दिमाग और अपनी दोस्ती का इस्तेमाल नहीं किया होता तो शायद मैं हमेशा के लिए एक बेकसूर को सजा दिलवा देता। डमरू जी का कातिल डॉक्टर विनय नहीं, बाहुबली गज्जू का गुंडा रंगा है। राठी जी के हाथ से चाय का कप छलक गया। वो बोले, विधायक गज्जू? अमन, तुम जानते हो तुम किस पर हाथ डालने की बात कर रहे हो? वो इस शहर का सबसे खतरनाक आदमी है। मैंने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, खतरनाक होगा वो अपने गुंडों के लिए राठी जी, लेकिन आज उसने जासूस अमन और पिद्दू सिंह के पार्टनरशिप को चुनौती दी है। किशोर ने सब उगल दिया है। रंगा और गज्जू इस वक्त शहर के बाहर अपने पुराने गोदाम में छिपे हैं। राठी जी ने तुरंत अपना सर्विस रिवॉल्वर उठाया और बेल्ट में फंसा लिया। वो बोले, तो फिर इंतजार किस बात का है? हवलदार, 2 जीप तैयार करो। आज रात शहर की सड़कों पर गज्जू का सारा रस सूख धो दिया जाएगा। समय करीबन रात के 12:45 हो रहे थे। बारिश और कोहरे के बीच हम गज्जू के गोदाम पहुंचे। राठी जी ने अपनी टीम के साथ गोदाम को चारों तरफ से घेर लिया। मैं और अमन दबे पांव गोदाम के पिछले दरवाजे की तरफ गए। अंदर से जोर जोर से हंसने और गानों की आवाज़ें आ रही थीं। रोशनदान से झांकने पर मैंने देखा कि अंदर एक बड़ी सी मेज पर शराब की बोतलें रखी हैं। गज्जू का बेटा और खूंखार गुंडा रंगा जश्न मना रहा था। एक सोफे पर खुद विधायक गज्जू बैठा हुआ था, जो बहुत ही घमंड से सिगार पी रहा था। गज्जू हंसते हुए बोला, अरे रंगा, मान गए तेरे दिमाग को। वो बुढ़ा डमरू तो खारे पानी में डूबा ही, पर सबसे ज्यादा मजा आया तब जब उस जासूस अमन ने अपने ही दोस्त के हाथों में हथकड़ी डाल दी। अब वो अमन जिंदगी भर इसी गिल्ट में मरेगा कि उसने अपने ही यार को फंसा दिया। उसका सारा गुरूर मैंने एक झटके में ही तोड़ दिया। रंगा ने गिलास उठाते हुए कहा, विधायक जी, अब आपका बेटा भी सेफ है और वो हिट एंड रन वाली फाइल भी डमरू के साथ यमुना में बह गई। अमन मेरे कान में फुसफुसाते हुए बोला, इनकी महफिल में अब खलल डालने का वक्त आ गया है पार्टनर, तैयार हो? मैंने अपनी जैकेट की चेन चढ़ाते हुए कहा, दरवाज़ा तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैंने पीछे हटकर पूरी ताकत से गोदाम के पुराने लकड़ी के दरवाजे पर लात मारी। दरवाज़ा अपनी चौखट से उखड़कर जमीन पर गिर गया। अंदर जश्न मना रहे लोगों में हड़कंप मच गया। गज्जू का सिगार मुंह से गिर गया। रंगा बोला, कौन है बे? अमन अपनी टोपी को थोड़ा नीचे झुकाए हाथ में पिस्तौल लिए अंधेरे से बाहर आया। मैं उसके ठीक बगल में खड़ा था। अमन ने कहा, जिसके गुरूर की तुम बात कर रहे थे गज्जू, वो खुद अपनी फाइल लेकर आ गया है। गज्जू गुस्से में चीखते हुए बोला, मारो इस जासूस को, इसे यहां से जिंदा मत जाने देना। रंगा के 2 भारी भरकम गुंडे लोहे की रॉड लेकर अमन की तरफ दौड़े। मैंने कहा, अमन, रंगा को तुम संभालो, इन दोनों का इंतजाम तो मैं अकेले ही कर दूंगा। मैं फुर्ती से आगे बढ़ा। पहले गुंडे ने मेरे सिर पर रॉड चलानी चाहिए, पर मैंने झुककर उसके पेट में एक जोरदार पंच मारा। जैसे ही वो दोहरा हुआ, मैंने उसके ही साथी को धक्का देकर उन दोनों को शराब की मेज पर गिरा दिया। कांच की बोतलें टूटकर बिखर गईं और दोनों गुंडे वहीं ढेर हो गए। इधर रंगा ने अपनी जेब से एक बड़ा सा चाकू निकाला और अमन पर झपटा। लेकिन आज अमन के अंदर एक अलग ही आग थी। जो इंसान अपने दोस्त को जेल भेज चुका था, उसका सारा गुस्सा अब रंगा पर उतर रहा था। अमन ने बिजली की रफ्तार से रंगा का हाथ पकड़ा, उसे घुमाया और एक जोरदार किक रंगा के सीने पर मारी। रंगा हवा में उछलकर सीधा उस पुरानी गाड़ी के बोनट पर गिरा।
जिससे गज्जू के बेटे ने एक्सीडेंट किया था। अमन ने अपनी पिस्तौल की नली सीधे गज्जू के माथे पर सटा दी और बर्फीली आवाज में बोला, तुम्हारा खेल खत्म हुआ गज्जू। तुमने डमरू जी को खारे पानी के टैंक में डुबोया और मुझे मेरे ही गुरूर में डुबोना चाहा। लेकिन तुम भूल गए कि मैं अकेला नहीं हूं। जब मेरा दिमाग अंधा हो जाता है तो मेरा पार्टनर मुझे रास्ता दिखाता है। तभी गोदाम का मुख्य दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर राठी अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ अंदर घुस गए। उन्होंने गज्जू के बेटे और रंगा को तुरंत हथकड़ी पहना दी। गज्जू अभी भी अपनी राजनीतिक धौंस दिखाने की कोशिश कर रहा था। वो बोला, अबे राठी, तू जानता नहीं है मैं कौन हूं। कल सुबह होते ही मेरी जमानत हो जाएगी और तू होगा सस्पेंड। मेरे पास बहुत रसूख है। इंस्पेक्टर राठी हंसते हुए बोला, तेरा सारा रसूख यमुना में बह गया गज्जू। किशोर वार्ड बॉय का कबूलनामा और रंगा की उंगलियों पर मौजूद फॉर्मेलिन के निशान तुझे उम्र कैद दिलाने के लिए काफी है। ले जाओ इसे। गुंडों को पुलिस की जीपों में भर दिया गया। गोदाम में अब सिर्फ मैं और अमन खड़े थे। मैंने कहा, हमने कर दिखाया अमन। तुमने गज्जू का वो खौफनाक खारे पानी का राज भी डिकोड कर लिया और हमने असली कातिलों को भी पकड़ लिया। ये हमारी सबसे शानदार जीत है। पर पता नहीं क्यों अमन के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसने अपनी पिस्तौल बेल्ट में वापस रखी और अपनी हैट उतारकर हाथ में पकड़ ली। वो गोदाम के फर्श को ऐसे घूर रहा था जैसे वहां कोई लाश पड़ी हो। वो बोला, ये हमारी जीत है पिद्दू, मेरी नहीं। मैंने गज्जू को तो हरा दिया, लेकिन विनय की नज़रों में मैं हार चुका हूं। मैंने उस पर शक किया, उसके हाथों में हथकड़ी डलवाई। जो घाव मैंने आज उसे दिया है वो शायद कभी नहीं भरेगा। मैंने अमन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो अमन, अब विनय को लॉकअप से बाहर निकालने का वक्त आ गया है। समय करीबन सुबह के 7 बज रहे थे। सुबह हो चुकी थी। दिल्ली का कोहरा छट रहा था, लेकिन अमन के चेहरे पर अभी भी एक गहरी धुंध छाई हुई थी। हम राठी जी के साथ लॉकअप के बाहर खड़े थे। हवलदार ने चाबी घुमाई और लोहे का भारी दरवाज़ा खुल गया। अंदर डॉक्टर विनय एक कोने में जमीन पर बैठे थे। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। रात भर की वो जिल्लत और अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिला धोखा उन्हें अंदर तक तोड़ चुका था। इंस्पेक्टर राठी ने नरमी से कहा, डॉक्टर साहब, आप आज़ाद हैं। असली कातिल विधायक गज्जू और उसका गुंडा रंगा पकड़े जा चुके हैं। डमरू जी का केस सॉल्व हो गया है। हमें हमें माफ़ कर दीजिएगा। विनय धीरे से खड़ा हुआ। उसने अपना कोट झाड़ा और बाहर निकला। उसकी नज़र राठी जी पर नहीं, सीधे अमन पर थी। अमन ने अपनी टोपी उतार दी और 2 कदम आगे बढ़ा। अमन ने भारी और कांपती आवाज़ में कहा, विनय, मैं जानता हूं कि सॉरी बहुत छोटा लफ्ज़ है। गज्जू ने जाल ही ऐसा बुना था कि मेरा सारा लॉजिक अंधा हो गया। मैंने एक जासूस की तरह सोचा, एक दोस्त की तरह नहीं। मुझे माफ़ कर देना यार। विनय ने कोई गुस्सा नहीं किया। उसने ना तो अमन पर हाथ उठाया और ना ही कोई चिल्ला चोट की। और यही खामोशी सबसे ज़्यादा डरावनी थी। डॉक्टर विनय एकदम शांत और सर्द आवाज़ में बोला, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है जासूस अमन। तुमने अपना काम किया। तुमने साबित कर दिया कि शहर के सबसे बड़ी जासूस के लिए उसका लॉजिक और उसके सबूत किसी भी इंसान, किसी भी रिश्ते से बड़े हैं। मैं बीच में आया। मैंने कहा, विनय, अमन को अपनी गलती का पछतावा है। इसने खुद जाकर रात भर में गज्जू का पूरा साम्राज्य खत्म कर दिया, सिर्फ तुम्हें बाहर निकालने के लिए। डॉक्टर विनय ने मेरी तरफ देखा, एक हल्की सी दर्द भरी मुस्कान के साथ। जानता हूं पिद्दू, तुम एक बहुत अच्छे पार्टनर हो। काश अमन भी मेरी तरह तुम्हें अपना पार्टनर मानता तो वो तुम्हारी बात ज़रूर सुनता। अब तुम मुझे बेकसूर बता रहे थे। विनय वापस अमन की तरफ मुड़ा और बोला, अमन, मैंने हमेशा जिंदगियां बचाई हैं, लेकिन कल रात इस लॉकअप में मुझे लगा जैसे मेरी ही सांसें रुक रही हूं। मैं इस शहर की इस घुटन और धोखे में अब और नहीं रह सकता। मैं दिल्ली छोड़ रहा हूं अमन। अमन का सिर झटके से ऊपर उठा। उसने कहा, दिल्ली छोड़ रहे हो? लेकिन तुम्हारा अस्पताल,
तुम्हारा करियर? डॉक्टर विनय बोला, करियर से बड़ी इंसान की इज्जत होती है। मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ, आगरा। वहीं अपना नया क्लिनिक शुरू करूँगा। उन पुरानी गलियों में शायद मुझे वो सुकून मिल जाए जो इस बड़े शहर ने मुझसे छीन लिया है। अलविदा अमन, अब हम शायद कभी चेस न खेल पाए। विनय बिना पीछे मुड़े पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। अमन बुत बनकर खड़ा रह गया। उसने गज्जू को जेल में तो डाल दिया था, लेकिन वो अपना सबसे अजीज दोस्त हार चुका था। 4 दिन बीत चुके थे। विनय आगरा जा चुका था। दफ्तर में अब कोई वीकेंड चेस गेम नहीं होता था। अमन ने पिछले 4 दिनों से कोई नई फाइल नहीं खोली थी। वो बस खिड़की के बाहर मुंह लटकाए सिगार पीता रहता था। मैंने 2 कॉफ़ी बनाई और एक मग अमन की मेज़ पर रखा। फिर मैंने दफ्तर के कोने से 2 बड़े ट्रैवलिंग बैग निकाले और उनमें कुछ कपड़े ठूसने लगा। अमन ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और बोला, ये क्या कर रहे हो पिद्दू? हम कहीं छुट्टियों पर जा रहे हैं क्या? मैंने बैग की चैन बंद करते हुए कहा, छुट्टियों पर नहीं अमन, अपना प्रायश्चित पर जा रहे हैं। एक जासूस अगर केस में हार जाए तो वो दोबारा तफ्तीश करता है। तुम अपनी दोस्ती में हार गए हो तो क्या तुम दोबारा कोशिश भी नहीं करोगे? अमन ने अपनी सिगार एस्ट्रे में बुझा दी और बोला, विनय अब मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता बिद्दू। उसने मेरे सारे फ़ोन काट दिए हैं। मैंने कहा, फ़ोन काटे हैं, दरवाज़ा नहीं? विनय सिर्फ एक दोस्त नहीं, संजीवनी था हमारी इस टीम के लिए। तुमने उसे अपने लॉजिक से खोया है, अब हम उसे अपने दिल से वापस लाएंगे। उठो अमन, चलो चलते हैं। मैंने एक बैग अमन की तरफ उछाला। अमन हैरानी से, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, टिकट कट चुकी है पार्टनर, हम आगरा जा रहे हैं। कुछ दिन विनय के पास ही रुकेंगे, जब तक वो हमें माफ़ नहीं कर देता हम वापस दिल्ली नहीं आएंगे। समय करीबन दोपहर के 2 बज रहे थे। ताज ट्रेन ने सीटी बजाई और दिल्ली के उस धुंधले रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ चली। हम दोनों फर्स्ट क्लास डिब्बे में आमने सामने बैठे थे। अमन खिड़की के बाहर भागते हुए पेड़ों को देख रहा था। उसके चेहरे पर कई दिनों बाद एक हल्की सी उम्मीद की चमक थी। अमन ने कहा, पिद्दू, क्या तुम्हें लगता है विनय हमें अपने नए क्लिनिक में घुसने भी देगा? मैंने कहा, घुसने कैसे नहीं देगा? हम उसके इंतज़ार वाले कमरे में मरीज बनकर बैठ जाएंगे। और वैसे भी अमन, मैंने सुना है आगरा शहर सिर्फ मोहब्बत के ताजमहल के लिए नहीं जाना जाता। वहाँ की पुरानी हवेलियों और तंग गलियों में दिल्ली से भी गहरे राज दफन हैं। अमन ने अपनी हेड को थोड़ा पीछे खिसकाया और मुस्कुराया और आगे बोला, तुम सच में एक कमाल के पार्टनर हो पिद्दू। चलो देखते हैं ताज नगरी हमें क्या सिखाती है, विनय की माफ़ी या फिर कोई नया और खौफनाक केस। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी और हमारी मंजिल अब बहुत करीब थी। दिल्ली का कोहरा पीछे छूट गया था और आगे आगरा की धूप हमारा इंतजार कर रही थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। ये कहानी यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल पर हर हफ्ते 2 से 3 कहानियाँ आ जाती हैं, उन्हें भी सुनें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि।